नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को दिल से स्वागत करता हूं। तो साथियों, डेली प्रैक्टिस सेट का आज यह 14वां वीडियो एपिसोड है, जिनमें कुल 50 प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो साथियों, मंत्रिपरिषद अगर केंद्र में रहेगा तो वो हो जाएगा लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर सी। अगर राज्य में पूछा जाएगा किसी भी राज्य में तो वो हो जाएगा विधानसभा, यानी केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है। तो किसी भी क्षेत्र को SC ST क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र जो है वो केवल व केवल राष्ट्रपति ही घोषित कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है भाग लेता है राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्य, यानी निर्वाचित और जो नॉमिनेट होता है नामांकन, वो भी सदस्य जो है भाग लेते हैं, यानी A और B। जबकि भाई यहाँ पे अगर उपराष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति रहेगा तो वो हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ इसमें नॉमिनेट सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, यानी देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 और 2। तो अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है। तो मूल अधिकार का जो है संरक्षक ये माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को भी माना जाता है। ऑप्शन में नहीं है, लेकिन उच्च न्यायालय को भी और सर्वोच्च न्यायालय को भी माना जाता है। अगर मूल अधिकार का हनन होगा, यानी आपके मूल अधिकार में कोई कमी करेगा, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और अगर आपके मूल अधिकार का फिर हनन होगा तो आप उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 यानी 226 अनुच्छेद के तहत आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को, ये किया गया था संविधान सभा द्वारा। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किया गया था। तो साथियों, संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन जो है योजना 1946 के अंतर्गत, क्योंकि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। भारत में संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन कराने हेतु, तो संविधान के निर्माण के लिए जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। इसके लिए आया था 1946 में कैबिनेट मिशन, जबकि क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, और भारत शासन अधिनियम 1935 यह बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान के दृष्टि से। चलते हैं अगले प्रश्न में। 7वें नंबर में तो लिखा है, किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा जो है इसको अवैध घोषित किया गया। तो साथियों, यह चार्टर अधिनियम था सन 1833 ईस्वी का, और इसी अधिनियम के द्वारा जो है 1843 ईस्वी में जो है भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था, और यह करने वाले थे लॉर्ड एलनबरो। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो साथियों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है पास हुआ था 1956 ईस्वी में, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है लाया गया था 1953 में। आया था 1953 में, लेकिन ये पास किया गया था 1956 में। और जब पास हुआ तो इसके तहत जो है 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी संघ शासित प्रदेश जो थे 6 थे, और जबकि राज्य तो उस समय 14 थे, जबकि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? तो सार्वजनिक धन का संरक्षक जो है वह CAG, जिसे बोलते हैं कैग, ये हुआ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनकी नियुक्ति आर्टिकल जो है 148 यानी अनुच्छेद 148 के तहत जो है राष्ट्रपति करते हैं कैग की नियुक्ति, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। और ये जो है वर्तमान में अभी गिरीश चंद्र मुर्मू कैग हैं, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग, इन दोनों के सदस्यों को जो है बर्खास्त किया जाता है, यानी निष्कासित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी अनुच्छेद 317 के द्वारा, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा निष्कासित किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का जो है विषय नहीं है, नहीं लगा हुआ है? तो देखिए, वन, सिंचाई और कृषि ये सब राज्य सूची का विषय है, जबकि डाक, तार, रेल ये सब जो है समाचार पत्र ये संघ सूची का विषय है। तो ऑप्शन सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? तो यहाँ पे थी वाली बात है, यानी जिस समय संविधान अपना जो है बना था, निर्माण हुआ, यानी जिस समय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो पूछ रहा है उस समय कितने भाषाएं थी, या जब संविधान जो है अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय जो है जब अंगीकार किया गया था 1949 में, तो उस समय भाषाएं 14 थी, और पहला भाषा असमिया है, और अभी वर्तमान में जो है 22 भाषा हैं वर्तमान समय में, और आखिरी भाषा जो है बोडो है, आखिरी भाषा बोडो है। और यह जो है असमिया और बोडो दोनों भाषा असम राज्य से संबंधित है। 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ था, इसमें जो है सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ, तो इनके द्वारा जो है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन जो है वो 2003 में हुआ था, और इसके द्वारा जो है जोड़ने वाले भाषाएं हैं मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो। तो इस प्रकार से वर्तमान में 22 भाषाएं थे, लेकिन जब संविधान अंगीकार किया गया उस समय 14 भाषाएं थी। चलते हैं अगले प्रश्न में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष हुई? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। और आपको पता है कि कंप्यूटर का पिता जो है, फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। 14 नंबर प्रश्न संख्या करा है, मर्डेका कप संबंधित है? तो रॉबर्स कप, संतोष ट्रॉफी, मर्डेका कप, यूरो कप, और ये सब प्रमुख कप जो है यह संबंधित है फुटबॉल खेल से, ऑप्शन नंबर बी। जबकि आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। उसके बाद ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विश्व कप, और ये जो है विजय हजारे ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है।
तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, चरित्रहीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चरित्रहीन पुस्तक के लेखक जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो है चरित्रहीन पुस्तक के लेखक हैं, जबकि चंद्रकांता पुस्तक अगर लिखा रहेगा चंद्रकांता तो वो हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री, और जबकि दादा कॉमरेड के लेखक हैं यशपाल, और उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जननायक के नाम से प्रसिद्ध है? यानी किसका उपनाम जो है जननायक है? तो साथियों इसके पीछे देखिए कर्पूरी ठाकुर होगा, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के नाम के पीछे जो है उपनाम लगता है जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जबकि अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है, जबकि जननायक के नाम से जो है जननायक तो लिखा ही हुआ है, जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का संबंध जो है यह कथक से है, क्योंकि बिरजू महाराज जो है कथक का प्रमुख नृत्यांगना है, नृत्य करते हैं। और कथक जो है उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य है, और जबकि ओडिशा का ओडिसी है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, और कथकली केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का जो है मुख्यालय यह ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में है, जबकि UNEP का मुख्यालय केन्या के राजधानी नैरोबी में है, और विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जेनेवा में है, और कॉमनवेल्थ का जो है राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। और चलते हैं फिर अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 ईस्वी में हुई, और इसका मुख्यालय जो है वो है बंगलुरु शहर में। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अच्छा इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। आनंद डेयरी का स्थापना 1970 में हुआ था, जबकि UTI का स्थापना 1964 में हुआ। अंकटाड का भी स्थापना 1964 में हुआ। और उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होता है? तो साथियों ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कहा गया है, जिनका मुख्यालय द हेग स्विट्जरलैंड में है। तो इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वह 9 वर्षों के लिए होती है, यानी इनका कार्यकाल 9 ईयर्स होता है। और जबकि इनमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, और जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, 33 अन्य है, और एक मुख्य है जो कि अभी 48वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, NV रमना। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 9 वर्ष 15 न्यायाधीश होते हैं, यानी 3 वर्ष में जो है 5-5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते जाते हैं, प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 न्यायाधीश। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा जाता है? तो शिलादित्य के नाम से हर्षवर्धन को जाना जाता है, जबकि देवानाम प्रिय अशोक को जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय
को विक्रमादित्य कहा जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। इन्हीं के गुरु थे कौटिल्य, चाणक्य। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन हुआ था? तो ये साथियों 3 जो संगम हुआ था, यह तेलुगु कवि के लिए 3 सम्मेलन हुआ था और यह जो है पांड्या शासकों ने इसका संरक्षण दिया था। तो पांड्या शासक के शासनकाल में तीनों संगमों का यानी तेलुगु कवियों का 3 संगम का आयोजन हुआ था। तो चलते आज के 23वें प्रश्न में। 23वें प्रश्न है, किस वंश के शासक ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? तो साथियों दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंश जो थे उनमें थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। यानी 5 प्रमुख राजवंशों ने दिल्ली पर जो है शासन किया। तो इनमें जो है गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1206 में और यह जो है 1206 से 1290 तक चला था, यानी 84 वर्ष तक रहा था। और उसके बाद खिलजी वंश आया और यह जो है 1290 से 1320 तक रहा था, यानी यह जो है 1320 ईस्वी तक रहा। फिर उसके बाद आया तुगलक वंश और यह जो है 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा था। तो देखिए साथियों 1320 से 1414 तक रहा था तुगलक वंश। तो हो जाएगा मेरा डी, यानी तुगलक वंश ने सर्वाधिक शासन किया। देखिए 1320 से 1414। जबकि इसके बाद आया सैयद वंश और वो जो है 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद लोदी वंश आया था और ये लोदी वंश जो है 1451 से 1526 तक चला था, क्योंकि लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित होकर युद्ध में मारा गया था 1526 ईस्वी में। पानीपत के प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी हारा था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, खतौली का युद्ध कब हुआ? तो साथियों खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और राणा सांगा की जीत हुई। चलते हैं अगले प्रश्न में। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी में भाषा में जो है अनुवाद हुआ था? तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद यह शाहजहां के काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देख लेते हैं, ये ऑप्शन है जहांगीर के जो है शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है और अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, जबकि शाहजहां के कार्यकाल को स्थापत्य कला का कार्यकाल कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, बटलर कमेटी जो 1927 में गठन किया गया था, इनका उद्देश्य क्या था? तो साथियों ये बटलर कमेटी जो था इसका उद्देश्य था भारतीय सरकार और देशी राज्यों के बीच जो है संबंध को सुधारना। यानी भारतीय सरकार और उस समय जो थे देशी रियासत बहुत ज़्यादा थे, तो उन्हीं के बीच जो है संबंध को सुधारना, मध्यस्थता करने के लिए बटलर कमेटी का गठन किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है निम्न में से किसने किया? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था 1880 ईस्वी में, जबकि बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना फिरोज शाह मेहता ने किया था। और आर्य समाज की स्थापना जो है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 ईस्वी में। और उसके बाद आता है राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया था कोलकाता में। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित नेताओं में से कौन जो है स्वदेशी के समर्थक थे, यानी स्वदेशी वस्तु के समर्थक थे? तो इन नेताओं में से जो है वो प्रसिद्ध नेता अरविंद घोष है, जिन्होंने स्वदेशी का समर्थन किया। यानी बंगाल विभाजन जब 1905 ईस्वी में हुआ था,
तो उस समय जो है अरविंद घोष ने स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है यह लॉर्ड लिटन के समय में पारित किया गया था 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में। और इसे जो है इसने जो है लॉर्ड लिटन ने इस एक्ट के द्वारा भारतीय समाचार पत्र को सीमित कर दिया था, यानी इस जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ आप ज़्यादा कुछ नहीं छाप सकते, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा। और इसी को जो है लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था लिटन और निरस्त कर दिया था रिपन। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, यानी डायरेक्ट एक्शन डे। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मुस्लिम लीग द्वारा जब कैबिनेट मिशन इनके अनुशंसा पर जो है पाकिस्तान के लिए अलग संविधान देने से मना कर दिया था 1946 ईस्वी में। तो कैबिनेट मिशन के विफलता के फलस्वरूप जो है इन्होंने 16 अगस्त 1946 को जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। और इस दिन जो है इन्होंने होड़ हंगामा, तोड़ फोड़, कोलकाता में इत्यादि चीज़ किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो एक ही स्थान से 3 मानव कंकाल जो है यह दमदमा उत्तर प्रदेश से मिला था और यह प्राचीन काल की बात है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। 32 नंबर प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना केंद्र तथा राज्य का अनुदान क्रमशः कितना के अनुपात में है? ये आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इसमें जो है केंद्र का अनुदान 60 है और राज्य का अनुदान 40 है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्र 60 राज्य 40। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं? तो साथियों, अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कंपनी लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन कौन सा विकल्प रहना ज़रूरी है, यही बात कहा गया। तो आपके लिए जो है वो लगाइएगा तो इसके लिए आपको भूमि ज़रूरी पड़ेगा, उसके लिए आपको मजदूरी ज़रूरी पड़ेगा, मजदूर, उसके बाद पूंजी आपको चाहिए लगाने के लिए, फिर एक संगठन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए जो है 4 प्रमुख कारक जो है वो है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब? तो घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब उसकी आय बढ़ जाती है, यानी जब घटिया वस्तु की मांग गिर जाती है तो आपका जो है आय बढ़ जाएगा। तो यही कहा गया है, ये इकोनॉमिक्स का सवाल है कि घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है, जब आय बढ़ती है तो उसका मांग गिर जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किसने बाजार नियम दिया? ये भी इकोनॉमिक्स का प्रमुख सवाल है, बाजार नियम। तो बाजार नियम देने वाले अर्थशास्त्री थे जे.बी. से इनका नाम ही है, आप याद रख लीजिए, जे.बी. से ने बाजार नियम दिया था। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी निर्धारण हेतु रंगराजन समिति का गठन किया गया था। तो सी रंगराजन समिति जो है गरीबी से संबंधित है और इसका गठन सन 2012 ईस्वी में किया गया था। और यह समिति जो है सी रंगराजन, इन्होंने 2014 में अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक का संबंध निम्न में से किससे है? तो यह रेड डाटा बुक जो है इसमें संकटग्रस्त हो रहे जीव जंतु, पौधे, पशु पक्षी इत्यादि का जो है एक डाटा लिखा जाता है, यानी यह जो है
लुप्त यानी विलुप्त के संकट से ग्रस्त जंतु, तो इसमें जो भी संकट से ग्रस्त हो रहे हैं यानी विलुप्त हो रहे हैं पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, तो उनका जो है एक डाटा इस रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। और यह जो है रेड डाटा बुक का सर्वप्रथम जो है कल्पना 1963 ईस्वी में किया गया था। वो थे पीटर स्कॉट, यानी पीटर स्कॉट के द्वारा 1963 ईस्वी में रेड डाटा बुक का अवधारणा हुआ। और यह जो है विश्व में प्रथम प्रकाशन किया था रेड डाटा बुक अपना 1964 ईस्वी में। रेड डाटा बुक अपना प्रथम प्रकाशन 1964 ईस्वी में किया था। और यह जारी करने वाले संस्था है IUCN। यानी पूछा जाता है बार बार कि ये जो है रेड डाटा बुक जो है यह जारी करने वाले संस्था कौन है, तो वो हो जाएगा IUCN। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की? तो साथियों ग्रीन हाउस प्रमुख गैस है CO2, जिनमें कि पृथ्वी पर जो है तापमान बढ़ जाते हैं, औसत तापमान। तो इसकी संकल्पना जो है सर्वप्रथम जोसेफ फोरियर साहब ने किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रमुख जो है 6 ग्रीन हाउस गैस होते हैं। निम्न विकल्पों में से किस देश में सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? तो साथियों यह वन आच्छादित वाले सर्वाधिक प्रतिशत वाले देश सूरीनाम हैं, जिनमें 95% जो है वन आच्छादित हैं, यहाँ पे वन है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं वाली बात है, तो चलते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए है, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ये बात सही है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है यह हाथी के लिए है, यह भी सही बात है, इसमें हाथी भी रहते हैं। तो अगला है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है यह हाथी के लिए है, तो यह भी सही है, इसमें भी हाथी रहता है। तो अगला है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, यह जो है हंगुल के लिए नहीं है, क्योंकि हंगुल के लिए जो है डांची ग्राम अभयारण्य जो जम्मू कश्मीर में है वो प्रचलित है। तो पेरियार में जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर, बाघ। चलते हैं अगले प्रश्न में। 41वें नंबर के प्रश्न में कहा है भूटान से जो है कितने भारतीय राज्य की सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 4 राज्य जो है भूटान से सीमा साझा करते हैं। तो वो 4 राज्य है आरो, सिक्की, अप, तो अप हो गया यानी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल, यह चारों राज्य जो है भूटान देश से सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर मेरा बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। यूथांट घाटी किस राज्य में है? तो यूथांट घाटी जो है यह सिक्किम में है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य यानी कौन सा स्टेट जो है या जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच है? तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच बॉस जलडमरू मध्य है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये पाक जलडमरू मध्य जो है भारत श्रीलंका के बीच है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। गेहूं की खेती के लिए जो है आवश्यक क्या है? तो गेहूं के खेती के लिए जो है आवश्यक है कि तापमान भी एकदम समान रहेगा, सामान्य तापमान, और सामान्य वर्षा की ज़रूरत होती है, ना ही ताप ज़्यादा ना ही वर्षा ज़्यादा। यानी गेहूं जो है प्रमुख रबी फसल है और यह जो है सामान्य ताप एवं समान वर्षा की आवश्यकता होती है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो नहीं गिरने वाली बात है साथियों। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो वो नदी प्रमुख है माही, साबरमती, पेरियार, ताप्ती, नर्मदा, ये सब जो है अरब सागर में गिरती है यानी खंबात की खाड़ी में। और नहीं गिरने वाली नदी है कावेरी,
कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा, महानदी, यानी ये सब नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये जो है नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, ये सब अरब सागर में। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो साथियों, मैंने इसका एक वीडियो जो बनाया है उसमें भी ट्रिक के माध्यम से बताया है, तो आप ज़रूर देखें। तो सिंधु जल समझौता जो है वह 1960 ईस्वी में हुआ है। और इसमें जो है 3 प्रमुख नदियां जिसका जो है पानी 80% जो है यह पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत। उसके बाद 3 प्रमुख नदी ऐसे हैं जिसका पानी 80% भारत यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। तो पाकिस्तान वाले 80% वाले में है चीलम यानी झेलम, सिंधु, उसके बाद है चिनाब, यानी चिनाब, झेलम और सिंधु। 3 प्रमुख नदियों की 80% पानी पाकिस्तान यूज करता है, 20% भारत। ये चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है सूर सरोवर राष्ट्रीय पक्षी बिहार किस राज्य में है? तो सूर सरोवर इसलिए चर्चा में है राष्ट्रीय पक्षी बिहार क्योंकि इसे आर्द्र भूमि जो है घोषित किया गया है। भारत के आर्द्र भूमि के श्रेणी में इसे भी डाला गया है। और भारत के आर्द्र भूमि में कुल 42 रामसर साइट में है, यानी 42 आर्द्र भूमि है। 42वां है तसो झील जो लद्दाख में है। तो सूर सरोवर पक्षी विहार जो है यह उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दस्त-ए-लूट रेगिस्तान, ये प्रमुख रेगिस्तान है। जैसे सहारा मरुस्थल जो है उत्तरी अफ्रीका में है और गोबी मंगोलिया में है। थार भारत में जो है ये राजस्थान में था। तो दस्त-ए-लूट रेगिस्तान का संबंध जो है वह ईरान से है और ईरान के वर्तमान में राष्ट्रपति बने हुए हैं इब्राहिम रईसी। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा नहीं है? तो ठंडी जलधारा नहीं है पूछ रहा है। तो साथियों, ठंडी जलधारा में आता है लेब्राडोर, फॉकलैंड, कनारी, जबकि क्यूरोसियो यह जो है हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। और गल्फ स्ट्रीम को गर्म कंबल कहा जाता है क्योंकि वह अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा है। तो क्यूरोसियो हिंद महासागर का गर्म जलधारा है। और चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न में। आखिरी प्रश्न है काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण यह बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। और भारत के पश्चिमी ओर में जो राज्य हैं उनमें काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और यह सर्वाधिक मात्रा दक्कन के पठार जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पे काली मिट्टी का बृहत भंडार है। तो यह आज मेरा प्रश्न श्रृंखला ख़त्म हुआ। तो साथियों, यह आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।